नमस्कार साथियों। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई का जो पेपर अगस्त में होने वाला था, अब वो मार्च में होना तय हो गया है। और समय की बात करें तो मात्र 40 दिन अपने हाथ में है। तो अब समस्या ये बन जाती है कि मात्र 40 दिन में क्या बीपीएससी टीआरई की एग्ज़ाम की तैयारी हो सकती है। तो दोस्तों, आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। कैसे तैयारी करना है, क्या स्ट्रेटेजी रखना है, कितना पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। दोस्तों, इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है क्या छोड़ना है। क्योंकि दोस्तों, पढ़ने के लिए तो वैसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम लोगों को ये पता नहीं होता है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। दोस्तों, जब हम लोगों को पता चल जाए कि हम लोगों को क्या नहीं पढ़ना है तो हम लोगों का सिलेक्शन बहुत ही आराम से हो जाता है। बाय द वे दोस्तों, पढ़ने के लिए हमारे पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे बुक्स हैं, लेकिन क्या ये सब पढ़ के हमारा सिलेक्शन हो जाता है? नहीं। एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन होता है वो पैटर्न होता है एक। अगर आप उस पैटर्न से तैयारी नहीं करोगे तो आप कितना भी पढ़ो, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा दोस्तों, आप लोगों के मन में जितने भी सारे डाउट्स हैं, जैसे कि सीट कितनी होगी, भर्ती जो आ रही है उसमें सीटों की संख्या कितनी होगी, एग्ज़ाम कब होगा, रणनीति क्या होगी, जो मार्च में अगर पेपर होगा तो उसकी रणनीति क्या होगी, स्ट्रैटेजी क्या होगी, सिलेबस क्या होगा, रिजर्वेशन कितना होगा, क्या जिन लोगों ने अभी सीटेट दिया है वो लोग अपियरिंग होंगे, क्योंकि जो फॉर्म भरने का डेट है वो 15 या 16 फरवरी से सुनने को मिल रहा है। अदर स्टेट वालों को मौका मिलेगा या नहीं, आउट ऑफ बिहार जो है उन विद्यार्थियों को इसमें मौका मिलेगा या नहीं, बीएड बीटीसी या अन्य जो हैं उनको इस पे मौका मिलेगा या नहीं, इस पे भी बात करेंगे। एस्टेट अपियरिंग को मौका मिलेगा या नहीं, क्योंकि एस्टेट का जो एग्ज़ाम है वो मार्च में होने वाला है। तो उस कंडीशन में क्या एस्टेट वालों को मौका मिलेगा या नहीं, क्या इन लोगों को बीपीएससी तैयारी थर्ड में बैठने को मौका मिलेगा या नहीं। अब हमें क्या करना चाहिए, अगर भर्ती जो होती है हमें मार्च में किस किस सब्जेक्ट पर ध्यान देना चाहिए और ध्यान देते वक्त कैसे फोकस्ड होकर पढ़ना चाहिए। दोस्तों, इस सभी पे हम लोग बात करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो अभी 40 से 45 दिन बचा हुआ है, इसमें कोई कोचिंग ले लें क्या। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या इतने कम समय में संभव है परीक्षा निकालने का, कितना अटैम्प्ट दे सकते हैं हम, बीपीएससी टीआरई में हम लोग कितना अटैम्प्ट दे सकते हैं। और जो लास्ट प्रश्न है वो ये है कि एक तरफ एस्टेट का एग्ज़ाम है और दूसरी तरफ बीपीएससी का एग्ज़ाम है, तो अपने आप को संतुलित करके कैसे पढ़ाई करें। अगर हम लोग एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं और बीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो इस दोनों के बीच में संतुलन कैसे बनाएं। दोस्तों, इन सब पे बात करूंगा और उसके बाद में कोर्स 1 to 5, 6 to 8 और 11 12 में क्या रणनीति होगी, कैसे पढ़ना है, दोस्तों इन सभी पे बात करूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सीट कितनी होगी। दोस्तों, ये तो पता है कि मार्च में एग्ज़ाम होना तय है। दोस्तों, वैकेंसी कितनी होगी, बहुत सारे अखबार वालों ने 70,000 छापा है, कुछ ने 71,000 लिखा है, कुछ ने 65,000 लिखा है। तो दोस्तों, ये मान के चलते हैं कि वैकेंसी जो है 70,000 के आसपास है। तो दोस्तों पिछली बार में 70,000 वैकेंसी थी, बाद में बढ़ के 1,20,000 हो गई है। तो हो सकता है कि इस बार बढ़े, लेकिन फिलहाल हम लोग यही मान के चलते हैं कि 70,000 वैकेंसी है। सीट अगर बढ़ेगा भी तो 90,000 या 1 लाख के आसपास वैकेंसीज आएंगी। दोस्तों, आप लोग एक बात मान के चलना कि इसके बाद इतने ज़्यादा वैकेंसी नहीं आएंगी। ये आपका अंतिम मौका है, क्योंकि शायद आप लोगों को याद होगा कि हमारे सरकार ने कहा था कि हमारे काम को क्रेडिट कोई और ले रहा है, यानी कि वे साबित करना चाहते हैं कि वे काम कर रहे हैं। और जो एग्ज़ाम के डेट की बात करें तो वो लगभग 15 मार्च तक एग्ज़ाम ले लिए जाएंगे। अब दोस्तों, बात ये आती है बीपीएससी का अगर एग्ज़ाम होगा तो एस्टेट वाले एग्ज़ाम का क्या होगा। तो दोस्तों, आप लोगों को एक बात मैं कंफर्म कर दूं कि जो बीपीएससी का पेपर है, बीपीएससी टीआरई का, वो बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, लेकिन जो एस्टेट का पेपर होता है वो पेपर बीएसईबी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। ये दोनों एग्ज़ाम अलग अलग संस्थाओं द्वारा किया जाता है, तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। एस्टेट का जो पेपर होने वाला है 1 मार्च से शुरू हो जाएगा, अलग अलग पेपर अलग अलग सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा। और वही बीपीएससी की बात करें तो 15 से एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। अब आता है दोस्तों रणनीति और सिलेबस, यानी कि स्ट्रैटेजी और सिलेबस। दोस्तों, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में आगे बात करेंगे। बहुत ही अच्छे से बताया है मैंने कि क्या क्या पढ़ना चाहिए, कितना देर पढ़ना चाहिए, किस सब्जेक्ट पे कितना फोकस करना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। एग्ज़ाम के इस टाइम में हमें अपने आप को कैसे संतुलित करना चाहिए जिससे कि आपका गारंटेड रिजल्ट आ जाए। दोस्तों, आपको एक बात मैं लिख के देना चाहता हूँ कि अगर आप जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरह से आप अगर कर लेते हो, दोस्तों अगर आपने जो मेरी बात मान ली तो आप 100% सफल हो जाओगे।
बशर्ते कि आपको मेरी हर बात माननी होगी। मैंने जितना कहा है बस उतना आप कर लीजिए, कोई भी इधर उधर के चक्कर में नहीं पड़ना है। जितना कह रहा हूँ बस उतना कर लीजिए, आपकी गारंटेड रिजल्ट हो जाएगी। ये बात मैं लिख के देने को तैयार हूँ। अभी दोस्तों रिजर्वेशन की बात करें तो आप सभी को पता होगा कि 75% रिजर्वेशन तय कर दिया गया है सरकार के द्वारा, यानी कि 25% जनरल वाले होंगे। दोस्तों अब आता है कि सीटेट अपेयरिंग वालों को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। दोस्तों ज़रूर मिलेगा, क्योंकि जो लोग जनवरी में सीटेट का फॉर्म भरे थे दोस्तों, उस समय तक अगर रिजल्ट आ जाता है तो मौका मिलेगा, अगर नहीं भी आता है तो भी मौका मिलेगा, लेकिन आगे आने वाले सीटेट को मौका नहीं मिलेगा। दोस्तों अब बात आती है कि बाहर वालों को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, डोमिसाइल लागू होगा या नहीं होगा, अदर स्टेट को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों डोमिसाइल लागू नहीं होगा, सबको मौका मिलेगा। इसलिए डोमिसाइल लागू नहीं होगा कि अब तक का जो भी एग्जाम हुआ है उसमें डोमिसाइल लागू नहीं हुआ है। जहाँ तक कि हम लोग बात कर ले कि एसआई का पेपर हुआ था तो उसमें भी डोमिसाइल लागू नहीं हुआ है। आने वाली जितने भी परीक्षाएं हुई हैं, पिछली जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, उसमें भी कोई में भी डोमिसाइल लागू नहीं हुआ है, तो इसमें भी डोमिसाइल लागू होने का संभावना नहीं है। दोस्तों इसमें संभावना ही नहीं बनता है कि बिहार सरकार इसमें डोमिसाइल लागू करे। तो आप लोग ये मान के चलो कि इसमें डोमिसाइल लागू नहीं होगा, बाहर वालों को भी मौका मिलेगा। दोस्तों अब आता है कि बीएड बीटीसी अपेयरिंग वालों को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, जो कि 2022-24 के जो सेशन है, क्या उन लोगों को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों नहीं मिलेगा, क्योंकि 2022-24 सेशन जून में फाइनल होना है और इस एग्ज़ाम को जून तक तो एक्सटेंड नहीं किया जा सकता ना। इस वजह से दोस्तों बीटीसी और बीएड और ना डीएलएड वाले को मौका मिलेगा इस एग्ज़ाम में। क्यों नहीं मिलेगा ये आप समझ चुके हैं, क्योंकि ये जून में फाइनल होगा और जून में तो अब इस एग्ज़ाम को लटकाया तो नहीं जा सकता ना। अब दोस्तों आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एस्टेट वालों को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि संभावना ये बन सकती है कि एस्टेट वालों को भी मौका मिलेगा, क्योंकि एस्टेट वालों का एग्ज़ाम मार्च में ही लिया जाएगा और संभवतः 7 से 8 दिन में उन लोगों का रिजल्ट भी आ जाता है, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और उनके रिजल्ट आने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो मान के चलिए कि एस्टेट वालों को भी मौका मिलेगा बीपीएससी के पेपर में, वो भी अपियरिंग से दे सकते हैं। दोस्तों अब जब एस्टेट वालों का भी इसमें लिया जाएगा और ये बीपीएससी थर्ड का एग्ज़ाम है, तो इस हिसाब से कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगी और इस टफ कंपटीशन में बीपीएससी के साथ साथ एस्टेट की भी तैयारी करनी है और इसके बाद भर्ती आने की संभावना बहुत ही कम हो जाएगी। तो दोस्तों आप लोग एक चीज़ मान के चलिए कि इसमें कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा टफ होने वाला है। अब इस टफ कंपटीशन में आपको तैयारी करनी है तो आपको एक बिल्कुल बैलेंस तैयारी करनी होगी। मैं आप लोगों को हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि जो एग्ज़ाम होता है उसमें एग्ज़ाम में सिर्फ आपका एग्ज़ाम ही नहीं होता, परीक्षा ही नहीं होता, बल्कि हर स्तर में एग्ज़ाम होता है। मेंटली, फिजिकली और इमोशनली कितना अटैच हो पाते हो, आपकी रणनीति कैसी है, आपकी स्ट्रैटेजी कैसी है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी है, आपकी रणनीति अच्छी है, तो आप बहुत ही अच्छे से सफल हो पाते हो, नहीं तो आप बस एग्ज़ाम देते हो और बार बार फेल होते हो। तो दोस्तों बीपीएससी के साथ साथ एस्टेट का भी कैसे तैयारी करें संतुलित होकर, बिल्कुल इस वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा। अब प्रश्न ये आता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न यही है कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे तैयारी करना चाहिए, किन सब्जेक्ट पर फोकस करना चाहिए कि सही तरीके से सही डायरेक्शन में चल सके। क्योंकि दोस्तों इस समय मार्केट में गजब हलचल होगा, क्योंकि बाजार में अलग अलग कोचिंग वाले आपको अलग अलग रिझाने के लिए बहुत सारे कोर्स निकाले होंगे। 599, 699 आपकी टीआरई का 100% रिजल्ट करवा दूंगा, पूरा सिलेबस करवा दूंगा, मेरा कोर्स खरीद लो, मेरा बैच खरीद लो। पिछली बार 6000 सिलेक्शन हुए थे, 8000 सिलेक्शन हुए थे, 10,000 सिलेक्शन हुए थे। दोस्तों इन सभी पे आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि कोई भी कोचिंग वाला, कोई भी टीचर आपको एक महीने में इतना सिलेबस नहीं पढ़ा सकता है। अगर आप पढ़ सकते हो तो आप खुद से पढ़ सकते हो, सेल्फ स्टडी से पढ़ सकते हो। दोस्तों बस आपसे जितना कह रहे हैं उतना कर लीजिए। अगर आप इतना कर लोगे तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 100% हो जाएगा। दोस्तों आपको कोचिंग नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर आप ले रहे हो तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। दोस्तों आप कोचिंग से दूरी बनाए रखें, जैसे कि ठंडे के दिनों में लोग ठंडे पानी से दूरी बना कर रखते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात ये आती है कि आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको हमेशा मोटिवेट रहना है। ये नहीं कि मोटिवेशन का वीडियो देखने लगे, नहीं। आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं ये एग्जाम निकाल लूंगा, मैं कर सकता हूँ। दोस्तों जब तक आपके अंदर से मोटिवेशन नहीं होगा ना, आप कितना भी मोटिवेशन वीडियो देख लो, वो 1-2 दिन के अंदर भूल जाओगे। तो दोस्तों आपको अंदर से मोटिवेटेड रहना है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। आप घर की महिलाएं हैं, कामकाजी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, आपके पास समय नहीं मिल रहा है दोस्तों अपने आप को 40 दिन झोंक देना है किसी भी तरीके से। अगर आपके घर में कोई नहीं है, सारे काम आपको खुद ही करने पड़ते हैं, तो आपको 1 महीने तक सारे काम काज छोड़ के इसमें लग जाना है। आपके जीवन में जितनी भी सारी समस्याएं हैं, आप उन सभी को भूल के अपने आप को झोंक दीजिए बस इसमें। अगर आप ये 40 दिन कर लेते हो तो आपका रिजल्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों अगर ये एक नौकरी हो गया ना आपका, तो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। आपको नहीं पता है कि आपका सरकारी नौकरी हो जाने के बाद आपकी कितनी इज्जत बढ़ जाएगी, प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। जब 8वां पेमेंट लागू होगा
तो सैलरी भी काफ़ी अच्छी आएगी। और दोस्तों इससे अच्छा जॉब आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों कोचिंग में बिल्कुल समय बर्बाद मत कीजिए। जो भी करना है आप खुद से कीजिए और आपको गाइड करने के लिए मैं यहाँ पे हूँ। मैं आपको जैसे बताता हूँ वैसे आप कर लो। दोस्तों कोचिंग में भी पढ़ना आप ही को है। कोचिंग वाले आपको पढ़ाएंगे और आपका समय लेके जाएंगे। अगर आप उस समय को ना दे के आप खुद पे सेल्फ स्टडी पे अगर अपना समय देते हो तो दोस्तों उससे 100 गुना ज़्यादा लाभ आपको खुद होगा। तो दोस्तों अब प्रश्न ये आता है कि क्या पॉसिबल है इतने कम समय में इस परीक्षा को निकालना? तो दोस्तों बिल्कुल पॉसिबल है, कोई बड़ी बात नहीं है। 45 दिन 40 दिन किसी भी परीक्षा को निकालने के लिए काफ़ी होता है। ऐसा ऐसा तो नहीं है कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं। कुछ तो आपने पढ़ ही रखा है, पहली क्लास से लेकर 10th क्लास तक। फिर 12th पास किया होगा, ग्रेजुएशन किए होंगे, फिर बीएड बीटीसी कुछ भी किया होगा। और कम से कम 2-3 एग्जाम में तो बैठ ही चुके होंगे, नहीं तो बीपीएससी टीआरडी 2 में तो बैठे ही होंगे। इसके अलावा सीटेट का एग्जाम दिया ही होगा। यानी कि आप किसी से कम नहीं हैं, आप कैपेबल हैं। अब आपको इतना बस बना देना है कि आप जब मैदान में उतरिए आपको बस तहलका मचा देना है। दोस्तों उसके लिए आपको एक स्ट्रेटेजी की ज़रूरत है, क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। दोस्तों अब इम्पोर्टेंट बात ये आता है कि क्या क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। दोस्तों जब एग्ज़ाम सर पे होना तो ये नहीं सोचना होता है कि क्या पढ़ना है, दोस्तों ये सोचना होता है कि क्या छोड़ना है। ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि छोड़ना क्या तय होना चाहिए। दोस्तों हम लोगों का साइकोलॉजी ये होता है कि ये भी पढ़ लेते हैं ये एग्ज़ाम में आ जाएगा, ये भी पढ़ लेते हैं ये एग्ज़ाम में आ जाएगा। जो भी कुछ मिलता है हम लोग सोच लेते हैं कि हो सकता है कि ये एग्ज़ाम में आ जाएगा और हम लोग उसको पढ़ने लगते हैं और उसमें सारा समय बर्बाद कर देते हैं। दोस्तों ये भी बहुत बड़ी बात होती है जिससे कि आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। 1 नंबर 2 नंबर 10 नंबर से रह जाते हैं। दोस्तों आप लोग इस बार कुछ ऐसा कीजिए कि एग्ज़ाम से निकल के बाहर आए तो एकदम धूम मचा दे। इस बार होके ही रहेगा, देखते हैं कैसे नहीं होता है। दोस्तों ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए आदमी को, ऐसी तैयारी होनी चाहिए, ऐसी रणनीति होनी चाहिए। दोस्तों इतना कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए क्योंकि ये बस 45 दिन सबके लिए 45 दिन ही है। ये 45 दिन में आप अपने आप को बना सकते हो, बिगाड़ सकते हो। दोस्तों यही 45 दिन आपका भविष्य तय करेगा। दोस्तों अब ये 40 दिन सबके लिए 40 दिन है। अगर ये होता है एग्जाम अगस्त में तो सब कोई पढ़ लेता, सब कोई एग्जाम को निकाल लेता, लेकिन यहाँ पे सबके लिए 40 दिन है तो यहाँ पे एक तो दोस्तों इस हिसाब से सबको कंफर्म हो जाता है, सब ये चीज़ कंफर्म हो जाता है कि एग्जाम बिल्कुल भी टफ नहीं है। दोस्तों आपको नहीं करने के लिए 100 बहाने होंगे, जैसे कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बाहर के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इतने कम समय में कैसे एग्जाम की तैयारी की जाए, रिजर्वेशन हो गया है, जनरल कैटेगरी से हैं। दोस्तों आप लोग ये एक बात क्यों नहीं सोचते कि इन सभी के बाद भी तो रिजल्ट हो रहा है ना, लेकिन आपका क्यों नहीं हो रहा? सवाल यहीं पे आ जाता है। दोस्तों ये 6 चीज़ें ना अपने दिमाग में बैठा लो। पहली स्ट्रैटेजी, दूसरी कॉन्फिडेंस, तीसरा पंक्चुअलिटी, चौथा प्रैक्टिस, हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी। दोस्तों लाइफ में अगर इस चीज़ को मेंटेन कर लेते हो ना, कोई सा भी एग्जाम निकाल लोगे। दोस्तों सफल होने वाले ना कैसे भी सफल हो जाते हैं। कितना भी काम काज कर रहे हो या फिर किसी जॉब में हो, आप लोग देख सकते हो कि आप लोग देखते हो कि जॉब वाले लोगों का ना जॉब हो जाता है। आप लोग देखते हो कि नॉर्मल जॉब करने वाले लोगों का बीपीएससी या यूपीएससी में हो जाता है और नहीं जॉब करने वाले, नहीं मेहनत करने वालों का जॉब नहीं हो पाता है। वो बस बहाना बनाने में लगे रहते हैं कि अपने आप को बस मेहनत करने से बचा रहे हैं। बस तरह तरह के बहाने बनाते हैं, पेपर लीक हो गया, कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ था, धांधली है बहुत, इतना क्या कट ऑफ जाता है, इतना कट ऑफ नहीं जाना चाहिए। दोस्तों मेहनत करने वालों ना इन सब चीजों की परवाह नहीं करते। उन्हें बस एक ही चीज दिखता है कि पास होना है तो होना है, किसी भी तरीके से होना है। उनको अपने आप पे कॉन्फिडेंस होता है, वे लोग अंदर की आवाज को सुनते हैं। वो मेहनत से भागते नहीं। अगर आप मेहनत से भागते हो ना, आपका जॉब कभी नहीं हो पाएगा। तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, पूरे 40 दिन मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप 10 घंटे पढ़ाई करते हो 40 दिन में तो 400 घंटे हो जाते हैं। 400 घंटे में अगर आप स्ट्रेटेजी से पढ़ाई करते हो तो आपका जॉब होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों एक बात आप समझ लो कि अगर आप मेहनत करने से भागोगे अभी तो आपको जिंदगी भर वही चीज पढ़ना होगा, वही मेहनत करना होगा। तो अगर आप मेहनत करना से बचना चाहते हो पूरे जिंदगी भर तो आपको अभी पढ़ना होगा, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। एक और इम्पोर्टेंट बात आता है कि कितना अटेम्प्ट दे सकते हैं। दोस्तों पहले 3 था लेकिन अब 5 अटेम्प्ट आप दे सकते हैं। दोस्तों निश्चिंत रहिए, अब आप 5 अटेम्प्ट दे सकते हैं, इसमें अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं ये अपडेट कर दूंगा कम्युनिटी पोस्ट पे, आप वहां से देख सकते हो। दोस्तों अब सबसे लास्ट बात ये आता है कि कैसे संतुलन बनाएं एस्टेट और बीपीएससी में। दोस्तों अगर आपके पास कोई सेट नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे पढ़ें, एस्टेट और बीपीएससी दोनों का एग्जाम है, तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि आप चुपचाप ना प्रीवियस ईयर उठाइए और उसको बनाना शुरू कर दीजिए। प्रीवियस उठाइए, बनाना शुरू कीजिए, उसका प्रैक्टिस सेट बनाइए, उसका सॉल्यूशन देखिए और उस पेपर्स पे एनालिसिस कीजिए। दोस्तों इस चीज़ को रिपीट कीजिए, रिपीट कीजिए। आपका जो मेन सब्जेक्ट है उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। दोस्तों अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो, आपने कभी एस्टेट का एग्जाम नहीं दिया है, तो आपको कम से कम लगभग एक दिन में 3 या 4 घंटे निकालना है उस प्रीवियस ईयर को देखने के लिए। 3 से 4 घंटे अगर आप उस पर रोज काम कर लेते हो तो आपका आपका एक स्ट्रक्चर, एक बिल्डअप बन के तैयार हो जाएगा। अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो आप 3 घंटे 2 घंटे भी दे सकते हो।
और शेष टाइम बीपीएससी में दे सकते हो। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि स्टेट में टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ये जो दूसरी तीसरी बार एग्जाम हो रहा है तो इसमें देखा गया है कि बहुत ही आसान सवाल पूछे जाते हैं और लगभग 80% से 85% लोग पास हो जाते हैं। तो इसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों अब चलते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात पे कि हमें क्या करना चाहिए, सिलेबस क्या है और स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, रणनीति क्या होनी चाहिए। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सिलेबस क्या है 1 to 5 के लिए। दोस्तों सिलेबस वही है, कोई खास बदलाव देखने को मिला नहीं है। जैसे कि 150 क्वेश्चन होंगे जिसमें कि 30 भाषा से होंगे, तो बाकी बच गया 30 + 90। तो ये 90 नंबर है ना, जिसमें बिहार करंट अफेयर, बिहार स्पेशल, जीके जीएस, रीजनिंग पूछ लिए जाएंगे। करंट अफेयर, जीके जीएस, तो ये जो 90 नंबर का है ना, जीके प्लस जीएस है, उसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक, रीजनिंग, गणित, पॉलिटी, ये सारी चीज पूछ लिए जाएंगे। साथ में बिहार स्पेशल, बिहार करंट अफेयर, ईवीएस, ये सारी चीज पूछ लिए जाएंगे। दोस्तों वही कक्षा 6 से 8 की बात करें तो उसमें 150 नंबर का जो क्वेश्चन होगा उसमें 30 सब्जेक्ट रहेंगे और 40 रहेंगे जीके जीएस, रीजनिंग, करंट अफेयर। और बाकी जो 80 क्वेश्चन होंगे 80 नंबर के, उसमें आपके मेन सब्जेक्ट से होंगे। जैसे कि अगर आप मैथ से हो, सोशल साइंस से हो, साइंस से हो, है ना, तो उस सब्जेक्ट से स्पेशल क्वेश्चन होंगे 80 क्वेश्चन। अगर आप भाषा के हैं तो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, ये सब हो सकता है। और दोस्तों सेम चीज़ 9th-10th में भी होने वाला है। 30 नंबर लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट से होगा, 40 नंबर जीके जीएस करंट अफेयर से दे दिए जाएंगे और 80 नंबर आपके मेन सब्जेक्ट से होगा, जैसे कि आप जो भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है। दोस्तों सीट की संख्या की बात करें तो 1 से लेके 5 और 6 to 8 तक सीट ज़्यादा दिए जाएंगे। 9 to 10th में ज़्यादा सीट नहीं मिलेगा, 11th-12th में ज़्यादा सीट नहीं देखने को मिलेगा। दोस्तों एक बात आपको ध्यान में रखना है कि आपको कोई भी पुस्तक नहीं खरीदना है। एनसीईआरटी तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ने के लिए आपके पास समय नहीं है। दोस्तों आपको करना क्या है, आपको रोज सेट प्रैक्टिस करना है 2 से 3 घंटे और उसका एनालिसिस करना है। दोस्तों अब दूसरी बात आती है कि यूट्यूब पे बहुत सारे लोग होंगे ऐसे जो जिसने मास्टर वीडियो, मैराथन वीडियो निकाले होंगे किसी एक सब्जेक्ट का। दोस्तों उसमें आपको बिल्कुल टाइम पास नहीं करना है। आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि आपका जो सब्जेक्ट है जिसपे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं, जैसे कि मान लो अगर आपका स्पेशल सब्जेक्ट है मैथ या एसएससी, या फिर कोई सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश या हिंदी है, तो उस पे ज़्यादा फोकस करना है। जैसे कि मान लो आपका मेन सब्जेक्ट मैथ है, आपका जो ग्रेजुएशन वाला सब्जेक्ट है वो मैथ है, तो आपके 80 नंबर मैथ के होने वाले हैं, तो आपको उस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। आपको रोज मैथ प्रैक्टिस करना है। दूसरी बात दोस्तों, 40 नंबर में आपको जीके जीएस, करंट अफेयर, बिहार स्पेशल, ये सारे पूछ लिए जाएंगे। तो इसमें सिलेबस इतना ज़्यादा है कि दोस्तों आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में एक किताब ज़रूर होगा, लूसेंट का बुक। लूसेंट का बुक उठाना है आपको, उसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, बायोलॉजी, इन सभी के सेक्शन दिए हुए हैं। आपको उसमें से जो मेन पॉइंट है जो डब्बा में बनाया गया है उस सभी को आपको याद कर लेना है। अभी से अगर आप एक बार पढ़ लेते हो, मुश्किल से आप हिस्ट्री का बुक, अगर मुश्किल से आप हिस्ट्री का जो टॉपिक है वो उठाते हो तो मुश्किल से उसमें 20 पेज है। तो अगर एक टॉपिक पढ़ने में आपको टोटल मान लो 2 घंटे लगते हैं, तो लगभग 30 दिन में आप उसे 60 बार पढ़ लोगे, और 60 बार पढ़ लोगे तो आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा। उसी तरीके से भूगोल, पॉलिटी, स्टैटिक, जीके, ये सभी चीज़ आपको पढ़ लेने हैं उसी तरीके से। दोस्तों ऐसा तो नहीं है कि आप उसे पहली बार पढ़ रहे हो, आपने उसे बहुत बार पढ़ा होगा, तो आपको नया जैसा बिल्कुल कुछ नहीं लगेगा। आपको बस इस बार किसी तरीके से बैठ के उसे पढ़ लेना है। दोस्तों रही बात बिहार स्पेशल की, तो बिहार स्पेशल के लिए यूट्यूब पे एडुटेरिया एक चैनल है, उस पे आप जाके बिहार स्पेशल का अच्छे से पढ़ सकते हो, और वो पढ़ने के बाद आपको उस बिहार स्पेशल पे सेट प्रैक्टिस करना है। अब आता है दोस्तों बात करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपको कभी करंट अफेयर के लिए अभी से लगना है। रोज आपको 1 से 2 घंटे उस पे देने हैं। आप यूट्यूब पे जाओ और सबसे ज़्यादा जिसका व्यू आया हुआ है ना, आप उसे रोज एक बार उसे देख लो, या फिर उस वीडियो को डाउनलोड कर लो और एक बार रोज उसे देख लो। 1 साल का या 6 महीने का करंट अफेयर 2 वीडियो करके पूरे 1 साल का कंप्लीट कर लो। दोस्तों एक नंबर भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपको पास करने के लिए। अगर आप एक नंबर से फेल हो जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा अफसोस होगा। तो दोस्तों आप कोई एक ऐसा मौका नहीं छोड़ो जिससे कि आप उससे फेल हो जाओ। करंट अफेयर कर लेने के बाद आप उस पर प्रैक्टिस सेट कर लेना, तो करंट अफेयर आपका क्लियर हो जाएगा। दोस्तों आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी और स्टैटिक जीके अगर 20 से 25 दिन में अगर आपका पूरा हो जाता है तो आपको उस पर सेट प्रैक्टिस करने लगना है। उसके लिए आपको कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लूसेंट जीके ऑब्जेक्टिव करके एक एप्लीकेशन होता है, उसे डाउनलोड कर सकते हो और उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव है आपको उसे बना जाना है। दोस्तों इतना कर लेने के बाद ना आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। बस आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए। इसके लिए आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से ही अंदर से आवाज़ आना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ बस।
अगर आपने सोच लिया और ये सब कर लिया ना, तो आपको एग्ज़ाम में रिजल्ट पाने से कोई रोक नहीं सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाता है, कोई डाउट मन में रह जाता है, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने कभी हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी कहीं न कहीं से पढ़े होंगे, लेकिन आपको कहीं समझ नहीं आ पा रहा है, तो मैंने ऐसे ही क्लास स्टार्ट की हुई हैं। आप जाके वहाँ से पढ़ सकते हो। प्लेलिस्ट में आपको इसका एक वीडियो देखने को मिल जाएगा। बहुत ही बेसिक लेवल से पढ़ा है मैंने। और अगर आपने कभी पढ़ा नहीं है, आप बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे हो, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताया हुआ है। तो मुझे लगता है कि आपको एक बार उसे देखना चाहिए। बहुत ही बेसिक लेवल से बताया है मैंने। अब सभी लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा उससे। और दूसरी बात है, स्टैटिक जीके का कोई भी ट्रिक आपको चाहिए होगा, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। उसका ट्रिक मैं आपको बना दूँगा। और 2-4 ट्रिक मैंने बनाया हुआ है, आप वहाँ पे भी जाके आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। बहुत ही लोगों को पसंद आया है, आपको भी पसंद आएगा। तो चलिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अब बस अपने एग्ज़ाम की मन लगा के तैयारी कीजिए और किसी भी फालतू बातों में अपना समय बर्बाद मत कीजिए। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।